आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम आज बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हो सकता है आप अपने फेवरेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपके मन में ख्याल आता कि यार मैं हर महीने एसआईपी कर रहा हूँ, क्या वो बेहतर है या मेरे पास ऑलरेडी कुछ फंड्स है, किसी के पास हो सकता है 50,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, तो मैं एक बार में लगा दूं, उससे ज़्यादा पैसा मेरा बढ़ेगा, उससे ज़्यादा मुझे रिटर्न्स आएगी, या फिर मैं हर महीने धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करूंगा तो उससे ज़्यादा बेहतर रिटर्न आएगी। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे निफ्टी का एक हमारे पास चार्ट है, बड़े ध्यान से देखिएगा। आज निफ्टी आपको 19,000 दिखता है, अभी हाल ही में 20,000 तक गया, पर अभी अगर हम थोड़ा टाइम पहले जाएं और हम आज से 20 साल पहले चले जाएं, आज से 20 साल पहले आप कहोगे हम 2023 में है तो हम 2003 की बात कर रहे हैं, तो 2003 में लगभग आप देख सकते हो कि 1,000 रुपए के आसपास निफ्टी की वैल्यू थी। तो यहाँ पर 1,000 रुपए के आसपास आप देख सकते हो, है ना, मई जून के अंदर आपको दिख रहा है कि निफ्टी की वैल्यू तकरीबन 1,000 रुपए थी। अब 1,000 से निफ्टी ने हाई मारा 20,221 रुपए का। हाई छोड़ो, अभी हम 19,000 की बात करते हैं, आज 19,000 पर है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक CAGR कैलकुलेटर पर जाते हैं, आप खुद भी इसे कर सकते हो, खुद से प्लानिंग कर सकते हो। किसी ने 2003 में 1,000 के हिसाब से, अभी हम 1,000 के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो उसने कुछ भी इन्वेस्टमेंट डाली, उसने एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर दी। अब उसने उस टाइम पे 1,000 की करी है, 10,000 की करी है, 1 लाख की करी, जो भी करी, हम सिंपल सी बात पकड़ते हैं कि इनिशियल वैल्यू थी 1,000 और आज की रेट में तकरीबन 19,000 है। तो अगर हम 20 सालों की बात करें, जो कि हमारा ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट था, तो जो हमारा कैगर यहाँ पर आया है, CAGR यहाँ पर आया है, ये आया 15.86, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हमारे को निफ्टी ने पिछले 20 सालों का डेटा के हिसाब से तकरीबन 15% से ऊपर की दी है। आप कहोगे तो कमाल की रिटर्न है, पर ये उस इंसान के लिए जिसने सीधा सीधा लमसम इन्वेस्टमेंट करी। हम SIP की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिसने इनिशियली एक बार में लमसम इन्वेस्टमेंट करी होगी आज से 20 साल पहले। 20 साल पहले से अब आप कहोगे यार CAGR तो सीधी सीधी बात है, ठीक है, टेक्निकल्स में नहीं जाते, हम मोटा मोटा ये देख लेते हैं, 1,000 रुपए की चीज 19,000 की हो गई तो 19 गुना हो गई चीज। सिंपल, मतलब हम बिल्कुल सिंपलिसिटी से बात करेंगे। किसी ने 1,000 रुपए डाले थे तो उसके 19,000 हो गए, जो कि आप कहोगे 19 गुना पैसा हो गया, ठीक है। और हमारी जो CAGR था हमारा 15% प्लस का यहाँ पे CAGR आ गया, वेरी गुड। अब किसी ने कोई स्टॉक अच्छा पिक किया होता, एग्जाम्पल के लिए आज से 20 साल पहले किसी ने देखा कि भाई कौन सा स्टॉक अच्छा चल रहा है, उसने अपनी एनालिसिस करी, फंडामेंटल्स देखे और उसने एग्जाम्पल के लिए पिक किया कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल MRF पे चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम MRF लिख देते हैं और हम MRF सर्च करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सो MRF हमारे पास आ गया। आप कहोगे तो बहुत महंगा यार, 1 लाख से ऊपर का आज इसका प्राइस है, बट आज से 20 साल पहले आपके हिसाब से कितना रहा होगा? मैक्स मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। अब आप देखिए 2003 का डेटा दिखाता हूँ, 1,000 रुपए के आसपास था ये शेयर। तो 2003 में हेयर यू कैन सी 2003 की शुरुआत में तकरीबन ये 1,000 रुपए के आसपास का शेयर था। 1,000, 1,300, 1,400 आपको दिख रहा है। तो एग्जैक्टली इसने 1,000 2003 में टच किया था। तो अप्रैल 2003, 14 अप्रैल 2003 इसकी वैल्यू भी 1,000 थी। तो अगर हम 1,000 को ही पकड़ लेते हैं और हम यहाँ पर आज का इसका रिफ्रेश कर देता हूँ तो इसका प्राइस आ जाएगा। सो आज 1,10,000 का आपको शेयर प्राइस दिख रहा है। सो 1 लाख रुपए हम इसका आज का प्राइस पकड़ के चलते हैं। 1,10,000 भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो। आप कहोगे 19,000 पकड़ रहे हो तो ये भी हम ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ थोड़ी सी फिगर्स आप लोगों के लिए। 1,000 रुपये से हम 1 लाख पे चलते हैं, तो 1,000 से हम 1 लाख पे चलते हैं। आज 1 लाख के आसपास शेयर हो गया, 1 लाख से ऊपर है बट हम 1 लाख पकड़ रहे हैं। तो अगर 1 लाख का भी शेयर है तो 20 सालों के अंदर ये CAGR है 25.89% का। और अगर आप 1,10,000 एग्जैक्ट लेना चाहते हो तो 1,10,000 के हिसाब से 26.49 है। अभी मैं 1 लाख पकड़ रहा हूँ, थोड़ी हमारी कैलकुलेशन ईजी रहेगी। तो 25% प्लस, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, किसी ने स्टॉक में पैसा डाला, एक अच्छा स्टॉक पिक किया, और ऐसे और भी स्टॉक्स है, एग्जाम्पल्स आपको कई मिल जाएंगे, भी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो मुझे बेसिकली सिमिलर वैल्यूज लेनी थी कि निफ्टी का प्राइस और स्टॉक का प्राइस बराबर हो आज से 20 साल पहले। तो मैंने MRF का शेयर लिया यहाँ पे, जस्ट फॉर यहाँ पे हमने एजुकेशन पर्पज के लिए MRF ले लिया। तो किसी ने अगर एग्जाम्पल उसने कुछ भी इन्वेस्टमेंट डाला, 1,000 के भाव पे शेयर उठाया, तो 1,000 का शेयर आज 1 लाख प्लस का हो गया। और यहां पर CAGR जो रिटर्न्स है वो 25% प्लस की है हमारी। पर आप कहोगे यार ये तो 100 गुना रिटर्न्स है, 100 टाइम्स पैसा हो गया। किसी का 1 लाख रुपया 20 सालों में 1 करोड़ बन गया
और किसी का 1 लाख रुपया 19 लाख रुपए बन गया। दोनों बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं, पर अब ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के। और हम सब इंटरनेट पर बहुत सारे लोग आप सुनते हैं, बहुत सारे लोगों को आप सुनते हैं जो बात करते हैं SIPs करो, SIP करो। तो आप लोगों के मन में जरूर ख्याल आता होगा कि यार बेटर क्या है, SIP बेटर है या फिर लमसम बेटर है। आइए आगे कुछ डेटा देखते हैं। सो अब आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, हमने आपके लिए निफ्टी 50 का डेटा स्क्रीन पर लिखा है। यहां पर हमने 10, 15 और 20 साल की रिटर्न्स की बात करी है कि अगर कोई आदमी कहता है यार मैं स्टॉक तो पता नहीं अच्छा पिक कर पाता है, नहीं कर पाता, हो सकता है मैं MRF की जगह किसी और स्टॉक में पैसा लगा देता और हो सकता है वो स्टॉक आज गिर जाता, तो आई डू नॉट नो। सो हमने सिंपली निफ्टी 50 पे बैट किया होता और निफ्टी 50 पे ही अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी होती, जिसे हम इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी कहते हैं, तो इंडेक्स की रिटर्न क्या रही SIP मीडियम से। और अगर किसी ने लमसम में पैसा डाला होता तो क्या होता, तो अगर किसी ने 10 साल पहले लमसम किया होता निफ्टी के अंदर तो उसे रिटर्न्स मिले होते 13.24% के, और SIP से उससे बेटर रिटर्न्स मिले 13.75% के। तो पिछले 10 सालों का डेटा ये बोलता है कि SIP बेटर है। अगर हम 15 साल का डेटा उठा लें तो SIP ने रिटर्न्स दिए 12.92% के, और इसके अंदर आपको पता है कि बीच में कई बार मार्केट में करेक्शन भी आया है, और लमसम ने 8.77% रिटर्न दिए। तो लमसम ने उल्टा कम रिटर्न्स दिए, और 20 साल के अंदर अगर आप देखो तो SIP ने 14.03% के रिटर्न्स दिए, और यहां पर जो लमसम की रिटर्न्स है वो 16.64% की है। आप कहोगे अभी तो हम 15 पॉइंट समथिंग देख रहे थे। बेसिकली डेटा की जो डेट्स हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, तो अभी मैंने जो डेटा लिया वो आपके सामने मैनुअली लिया है, और ये एक रिपोर्ट का डेटा है तो उनकी डेट्स अलग होंगी, तो थोड़ा सा रिटर्न का उसी में फर्क है, क्योंकि पहले 1000 से भी कम वैल्यू थी, तो वो 20 साल की रिटर्न इस तरीके से ली गई है। तो यहाँ पर तकरीबन आपको समझ आ रहा है कि 20 सालों के अंदर जाके 20 सालों में एक डिफरेंस है SIP और लमसम के अंदर कि लमसम ने बेटर रिटर्न्स दिए हैं। अदरवाइज पिछले 15 साल और 10 साल में हम देख रहे हैं SIP की बेटर रिटर्न है। ऐसा क्यों? और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें ज्यादातर आपको लमसम में ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगी, और ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आपको ज्यादातर टाइम SIP में ज्यादा रिटर्न मिलेंगी। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने देखा इंटरनेट पे बहुत कम लोग बात करते हैं, बट आज हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो अब SIP का बेनिफिट क्या होता है? SIP का बेनिफिट ये होता है, मान लीजिए मार्केट बहुत अच्छी चल रही है। अब ऐसा तो आप कहेंगे 2008 से पहले भी चल रही थी, है ना, हर्षद मेहता के टाइम से भी पहले चल रही थी। अब मार्केट बहुत अच्छी चल रही होती है तो एक बुल रन चल रहा होता है, सब बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, सब मार्केट में पैसा लगा रहे होते हैं। अब उसके बाद अगर मार्केट में कोई डिप या करेक्शन आता है या क्रैश आता है तो लोग पैनिक में आ जाते हैं, और वहां पर जाके ना वो स्टॉक्स को बेचने लग जाते हैं, अपने पोर्टफोलियोज को बेचने लग जाते हैं, म्यूचुअल फंड से भी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लेते हैं। तो अब जब भी कोई क्रैश या पैनिक लाइक सिचुएशन होती है तो यहां पर दो चीजें होती हैं। ऑलवेज जिस इंसान ने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया उसे हमेशा कम रिटर्न्स आएंगे लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में हम सबको पता है मार्केट इवेंचुअली रिकवर करेगी और ऊपर जाएगी, बट जिसने मार्केट के टॉप पे पीक पे पैसा लगाया होगा उस लिए उस आदमी की रिटर्न्स कम होंगी। यहां पर अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, पिछले 15 सालों के अंदर जो लमसम की रिटर्न्स हैं वो कम आई है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है 2008 का क्रैश, क्योंकि उससे पहले जिसने इन्वेस्टमेंट करी होगी उसने बहुत अच्छे टाइम पर, बहुत अच्छे, जब मार्केट की वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड थी तब उसने इन्वेस्टमेंट्स करी, और उसके बाद जब मार्केट गिरी तो उसमें कुछ खास रिटर्न्स ही नहीं आए, और मार्केट ने धीरे धीरे इवेंचुअली ग्रो तो किया, तो रिटर्न्स तो आए। पर SIP वाले को बेटर क्यों आए? क्योंकि SIP जो इंसान कर रहा था वो जब मार्केट गिर रही थी वो हर बार इन्वेस्टमेंट्स करता जा रहा था। तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर एवरेजिंग हो जाती है। क्योंकि यहां पर एवरेजिंग हो जाती है तो गिरती हुई मार्केट में भी पैसा लग रहा है और बढ़ती हुई मार्केट में भी पैसा लग रहा है। तो जो लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो आपके लिए SIP बेटर रहेगा। बट कब? जब आपका विजन लॉन्ग टर्म है, जब आप 10 साल से ऊपर का सोच रहे हो, क्योंकि 5 साल में वी डू नॉट नो कि मार्केट में क्या होने वाला है ना, तो फिर तो लमसम वाले के लिए भी रिस्क है। तो अभी हम सिर्फ लमसम और SIP की बात करें तो SIP बेटर है अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हो, अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग करते हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कहीं पर भी पैसा लगा रहे हो, तो आपको SIP में बेटर रिटर्न्स मिलेंगी, क्योंकि मार्केट की करेक्शंस में आपकी एवरेजिंग हो जाएगी और आप पैनिक में नहीं आओगे। अब किसी ने यहां पर 1 करोड़ रुपए लगाया, और 2008 की हम बात करें जब सेंसेक्स आपको देख रहा है 50% से ऊपर, ऑलमोस्ट 59% करेक्शन आया था मार्केट में, तो 59% मतलब किसी का 1 करोड़ रुपया सिर्फ 40 लाख रुपए रह गया, तो वो क्या करता है यार 40 लाख तो बच जाए, ये तो और गिर सकता है, तो 40 लाख पे बेच भी देता है। तो पैनिक लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है।
पर जो लोग SIPs करते हैं वो धीरे धीरे पैसा डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे पैसा डालने में ना इतना पैनिक नहीं आता। ठीक है, किसी ने यहाँ पर 10,000 रुपए डाले, फिर थोड़ी मार्केट गिरी, फिर उसने 10,000 डाल दिया, फिर और गिरी 10,000 डाल दिए, तो गिरती हुई मार्केट में डालता चला गया, उसके रिटर्न्स नहीं बने। पर जैसे ही मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस बैक किया, उसको देखा हाँ मेरा पोर्टफोलियो ठीक चल रहा है। अब यहाँ पर SIP को हमने समझ लिया। अब लमसम कब बेटर है, कौन से म्यूचुअल फंड्स में लमसम की रिटर्न बेटर है? देखो, जहां पर आपको पता है कि मुझे एक फिक्स रिटर्न मिलेगा। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। फिक्स रिटर्न जैसे कि डेट म्यूचुअल फंड्स, अगर आप डेट में पैसा लगाते हो, इनफैक्ट आपको ELSS में भी देखोगे तो ELSS के अंदर, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के अंदर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आपको लमसम में बेटर रिटर्न्स मिल जाते हैं। और अगर आप कोई ऐसे म्यूचुअल फंड जहां पे आपको पता है कि मेरी जो ग्रोथ है वो सिर्फ मार्केट फ्लक्चुएशंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो अब पॉइंट यहां पर ये आता है कि अगर किसी ने पैसा डाला, उसने यहां पर 1 करोड़ रुपए डाला, और 1 करोड़ रुपए के ऊपर हमें पता है यार कि डेट है, तो लोन दे रहे हैं तो लोन के हिसाब से इंटरेस्ट आएगा, तो आएगा ही आएगा। अगर मैं धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरे यहाँ जो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है वो धीरे धीरे बिल्ड होगा। अगर मेरे पास कुछ पैसा पड़ा है, तो अगर मैं ऑलमोस्ट एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर देता हूं तो मेरे रिटर्न्स के चांसेस ज्यादा होंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है यार। आप FD कराते हो, अब FD कराते हो तो FD पे रिटर्न्स आते हैं। अब अगर आप FD की जगह RD कराओ तो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट। एक तो होता है फिक्स डिपॉजिट वर्सेस रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट्स उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो धीरे धीरे करके पैसा जोड़ना चाहते हैं, जॉब कर रहे हैं, हर महीने सैलरी आ रही है। सिमिलरली SIPs भी उन लोगों के लिए बेटर हो जाती हैं जिनके पास इनिशियली एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट वो धीरे धीरे करके अपना एक बड़ा, आप कह सकते हो कि वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो SIP बेटर है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो SIP डेफिनेटली बेटर है। पर अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट पड़ा हुआ है तो उसे भी आप अच्छी जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और उसके बाद आपको एक लमसम के ऊपर रिटर्न्स आएंगी। एक और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप इससे समझोगे, क्योंकि लोग ना सिर्फ SIP और लमसम की वीडियो बना रहे हैं तो उसी के ऊपर बात करेंगे, बट देखो ये वीडियो कौन लोग देख रहे हैं, या तो जो हर महीने पैसा कमा रहे हैं, या फिर जिनके पास एक अमाउंट है, या फिर वो लोग भी जिनके पास पैसा भी है थोड़ा सा और हर महीने भी कमा रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, रियल एस्टेट। आप कहोगे यार रियल एस्टेट ये तो इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, ऐसा नहीं है। आप समझो, आप इंटरनेट पे जो रियल एस्टेट में बोलते हैं ना कि इतने % की रिटर्न आई है, इतने % की ग्रोथ आई है, उसे हटा दो, क्योंकि रियल एस्टेट में ना 2 तरीके से पैसा लगता है। एक व्हाइट मनी भी लगता है, ब्लैक मनी भी लगता है। तो ब्लैक मनी का ना मतलब जो अनअकाउंटेड मनी होता है उसका कोई डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं होता है ना। कोई अगर इनफैक्ट कोई कंपनी भी जो होती है ना, लिस्टेड कंपनीज भी जब अपनी कोई बड़ी फैक्ट्री या बड़ी प्रॉपर्टी बेचती हैं तो पेपर्स में तो दिखाती हैं कि 100 करोड़ की फैक्ट्री बिकी, हो सकता है वो 150 की बिकी हो, तो वो 50 करोड़ कहाँ गया, है ना, बड़ा अमाउंट होता है। तो रियल एस्टेट के अंदर बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती है, और इंडिया जैसी कंट्री के अंदर ब्लैक मनी इन्वॉल्व रहता ही है रियल एस्टेट के अंदर। दुबई में हम बात नहीं कर रहे। तो रियल एस्टेट के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मान लीजिए कोई आदमी एक लमसम इन्वेस्टमेंट करता है, उसने 20 साल पहले घर खरीदा। अब आप कहोगे यार 20 साल पहले तो प्रॉपर्टी के रेट तो सर क्या ही थे यार, हमें पता है क्या ही वैल्यू थी, आज क्या हो गई, है ना। तो ऐसा हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, बहुत सारे देखे। तो हो सकता है किसी ने सिर्फ 10 लाख रुपए का घर लिया हो और आज वो 2 करोड़ का हो गया हो, है ना। पॉइंट यहां पर ये आता है, मान लीजिए उस टाइम पर किसी के पास 10 लाख रुपए थे, है ना, या फिर नहीं भी थे। आप कहोगे नहीं भी थे मतलब, नहीं भी थे इन द सेंस उसके पास 5 लाख ही थे। अब यहां पर क्या हो सकता है कि उसने 5 लाख रुपए की तो लमसम कराई, और जो SIP करना चाहता था उसके बदले में उसने EMI करा ली, तो उसकी प्रॉपर्टी भी अपनी हो गई, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ गई, प्लस उसने उसके लिए वो एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दी, तो उस प्रॉपर्टी से रेंट भी अर्न किया। अब ये एग्जाम्पल जो है ये बहुत सारे लोगों के लिए एक आई ओपनर हो सकता है अगर आप थोड़ा सा टाइम लगाओ इसे समझने के लिए। दिस इज हाउ यू क्रिएट वेल्थ इन लाइफ। आपको आगे बढ़ने के लिए एक लेवरेज चाहिए होता है। यहाँ पर ये EMI जो कराई है, जो लोन लिया, एक लेवरेज है। तो अगर आज आप लोगों के पास पैसा है, मान लीजिए कोई लमसम अमाउंट है, आज उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ है, हमें नहीं पता आज से 20 साल बाद कितनी होगी। और व्हेन आई टॉक अबाउट प्रॉपर्टी, मैं बेसिकली उस प्रॉपर्टी की बात करता हूँ जब लैंड इन्वॉल्व होती है ना, वो मैं अपार्टमेंट्स की बात कम करता हूँ। तो यहाँ पर हम बात करें, मान लीजिए किसी के पास 2 करोड़ है, या 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2 करोड़ नहीं है 1 करोड़ है, और आपको हर महीने कुछ अच्छी खासी इनकम भी आती है, तो 1 करोड़ रुपए का आपका लमसम इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, और इसी तरीके से 1 करोड़ रुपए का लोन भी हो सकता है, उसकी EMI हो जाएगी।
तो यहां पर एक एग्जांपल वो ले रहे हैं हम जहां पर आप एक लमसम के साथ एसआईपी टाइप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो हर महीने इन्वेस्टमेंट करने को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट में समझते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप उसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर आपने करी धीरे धीरे करके भी, मतलब ईएमआई भरी, बट आपको एक बड़ा प्रॉफिट दिखता है, एक बड़ी वेल्थ क्रिएट होती है। तो लाइफ में ना हमें बड़ी वेल्थ क्रिएट करने की तरफ फोकस करना चाहिए। अब रियल एस्टेट के अंदर और स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंस है? पीटर लिंच एक बात कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपना घर खरीदना चाहिए। आप कहोगे क्या बातें हो रही हैं यार, लोग तो कहते हैं रेंट पे रहना चाहिए, और आप पीटर लिंच की बात कर रहे हो जो इतने सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, और वो बोल रहे हैं पहले अपना घर खरीदना चाहिए। मतलब जो इंटरनेट पे लोग बात कर रहे हैं सब बेकार बातें कर रहे हैं। देखिए मैं आप समझाता हूँ, वो अपनी कैलकुलेशंस देते हैं लोग, मैं कुछ गलत बात नहीं बोल रहा, बट पीटर लिंच ऐसा क्यों बोलते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना घर खरीदना चाहिए? क्योंकि वो ये समझाते हैं कि जब हम घर खरीदते हैं तो हम बहुत रिसर्च करते हैं, हम पीयर कंपैरिजन करते हैं। हम वहां पे जहां पे भी पीयर कंपैरिजन, मतलब स्टॉक मार्केट में पीयर कंपैरिजन होता है कि आप और स्टॉक्स देखते हो अलग अलग कंपनीज के, उनमें कंपैरिजन करते हो। आप जब एक घर खरीदते हो तो आप आसपास के घर देखते हो, उनकी देखते हो कि क्या रेट चल रहा है, क्या सर्कल रेट चल रहा है, उस सेक्टर के अंदर ग्रोथ आ रही है नहीं आ रही, हॉस्पिटल नियर बाय है नहीं है, एम्यूनिटीज़ देखते हो, आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट जा रहा होता है और आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हो। पर जब स्टॉक खरीदने की बात करते हैं तो आप किसी की एडवाइस पे, किसी को इंटरनेट पे सुना, किसी फ्रेंड ने बोला और आपने खरीद लिया। तो किसी ने एक टाइम पे वीडियोकॉन के शेयर्स खरीदे, गिर गए, किसी ने एक टाइम में येस बैंक के शेयर्स खरीदे, गिर गए, किसी ने वोडाफोन के शेयर्स खरीदे, गिर गए। तो समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, क्योंकि आपने किसी की सुन के इन्वेस्टमेंट कर दी। बट रियल एस्टेट में आप सिर्फ किसी के सुन के इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो। दूसरी चीज पीटर लिंच जैसा क्यों कहते हैं कि जब आप घर खरीदते हो तो आप उसे बेचने के बारे में नहीं सोचते, जब आप उसे खरीद रहे होते हो आप उसे होल्ड करने के बारे में सोचते हो कि मैं इसे खरीदूंगा और फिर मैं इसे होल्ड करके अपने पास रखूंगा। आप ट्रेडिंग के बारे में नहीं सोचते कि खरीदा और बेच दिया प्रॉफिट में। सिमिलरली जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, वॉरेन बफे क्या बोलते हैं कि उनका फेवरेट होल्डिंग टाइम क्या है? किसी भी स्टॉक को जब वो खरीदते हैं तो कितने टाइम के लिए होल्ड करते हैं? वो कहते हैं फॉरएवर। जब मैं किसी स्टॉक को खरीद रहा हूं तो मेरा फेवरेट होल्डिंग पीरियड है फॉरएवर। जब तक उस कंपनी के साथ कुछ बहुत ज्यादा गलत नहीं होता तो मैं उसे खरीद लेता हूं। पीटर लिंच इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप पहले अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको पेशेंस रखना आ जाता है। बट स्टॉक मार्केट में लोगों को हर दिन पैसा चाहिए। लोग कई बार मेरे से मिलते हैं और बोलते हैं सर कुछ ऐसा बता दो जिससे स्टॉक मार्केट से हर दिन कमाई हो जाए, है ना, हर दिन कमाई ही हो, लॉस तो चाहिए ही नहीं। तो मैं साफ बोलता हूं ऐसा मेरे पास तो कुछ नहीं है भाई, है ना। यहां पर पॉइंट यहां पर क्लियर है कि अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो भी आपको पेशेंस चाहिए, आप लमसम कर रहे हो तो भी आपको पेशेंस चाहिए, और अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है तो और कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है पेशेंस के अलावा लॉन्ग टर्म में। और इसके अलावा अगर आपको मिड टर्म में पैसा चाहिए तो फिर अपना बिजनेस करने से बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि आपको यार 10-20 साल में हम बुढ़ापे में जाके अमीर होंगे तो उसका क्या फायदा। तो फिर आप अपना बिजनेस करो, क्योंकि यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करके अमीर बनने की बात कर रहे हैं। तो चाहे रियल एस्टेट हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है मुझे इमीडिएटली पैसा चाहिए, हर रोज पैसा चाहिए, तो फिर मेरी वीडियोस मत देखो, ड्रीम 11 पर जाके टीम बनाओ, उसमें फिर हो सकता है रोज आपको पैसे की कमाई हो जाए, क्योंकि मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, बट लोग ऐसा बोलते हैं। सो जोक्स अपार्ट, पॉइंट इज क्लियर कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ चाहिए, इन्वेस्टिंग इज फॉर यू। अगर आपको मीडियम टर्म में वेल्थ चाहिए, देन यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, अपना कुछ बिजनेस कीजिए, शायद आपको मीडियम टर्म में अच्छी ग्रोथ मिल जाए। और अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए तो फिर आप ड्रीम 11 पे टीम बनाइए या कसिनो चले जाइए, उसमें तो आप एक रोले पे बैठेंगे, रेड एंड ब्लैक पे बेट लगाएंगे, ऑड एंड ईव पे बेट लगाएंगे, आपके फेवर में चला गया तो आपका पैसा डबल हो जाएगा सीधा सीधा, या फिर आपका नंबर आ गया तो 36 गुना हो जाएगा, या फिर आप सब हार जाओगे। सो पॉइंट इज क्लियर कि यार लाइफ में वेल्थ बनती है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में पैसा आता है और जिस स्पीड में आता है उस स्पीड से जाता भी है। और अगर आप खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं, इनफैक्ट कई लोग ट्रेड करते हैं, तो अगर आप ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हैं तो फिर वो आपका बिजनेस होना चाहिए। लोग अपने बिजनेस से पैसा बनाते हैं, है ना। पार्ट टाइम प्रोफेशंस एक अलग चीज है। सो यहां पर आज इस वीडियो में हमने समझा कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज है। आपको ऐसी जगह जहां पे आपको लगता है कि अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न्स आएंगे तो फिर आप लमसम कर सकते हो, उसमें आपको एसआईपी से बेटर रिटर्न्स आएंगे। तो हमने देखा कि अगर आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हो जहां पे हमें पता है कि एक लीनियर ग्रोथ रहेगी, एग्जांपल डेट म्यूचुअल फंड्स में, और हमने बात करी कि ईएलएसएस में भी लमसम में बेटर आपको रिटर्न्स मिलती हैं, तो ऐसे फंड्स जिसमें आपको लीनियर ग्रोथ मिलेगी उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट्स बेटर रहते हैं। पर अगर आपका पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगा हुआ, मतलब स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, अब वो चाहे इंडेक्स फंड्स हो,
चाहे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आप जिस मर्जी की बात करें, तो वहाँ पर आपके लिए SIPs बेटर परफॉर्म करती हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये डेटा बोल रहा है। तो डेटा आपके सामने है कि SIPs ने बेटर रिटर्न्स दिए हैं। एंड आपको स्टॉक्स अगर आप अच्छे सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको ट्रिमेंडस ग्रोथ मिल सकती है। पर अगेन यहाँ पर एक सब्जेक्ट आता है कि अच्छे स्टॉक्स कैसे पिकअप करें। तो अच्छे स्टॉक्स कैसे पिकअप करने हैं, ये हम इसके ऊपर अलग से वीडियो बना सकते हैं अगर आप बोलेंगे तो। सो अगर आपको कैसे अच्छे स्टॉक्स पिक करने हैं, कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस खुद से कर सकते हो, अगर आपको ये जानना है तो नीचे आप कमेंट कीजिएगा यस आई वांट अ वीडियो। अगर आप लिखेंगे आई वांट अ वीडियो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को वीडियो चाहिए, एंड बहुत जल्दी चैनल पे वो वीडियो आएगी, क्योंकि हम ऑडियंस डिमांड के अकॉर्डिंग वीडियोस बना रहे हैं। फाइनली, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो डू चेकआउट एंड अपना फ्री में जाके आप डीमेट अकाउंट खुलवाइए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, SIP शुरू कीजिए, इनफैक्ट आप स्टॉक्स में भी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू शेयर दिस वीडियो, गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।